मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। इसके 2 वीडियो लेक्चर मेरे हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है और हम आज इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधुकालीन जो सभ्यता है उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, उसके निर्माता कौन थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक संरचना और जीवन। सिंधुकालीन समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार ही थी। उत्खनन से प्राप्त भवन के अवशेषों से विदित होता है कि परिवार अलग अलग निवास करते थे। सामाजिक जीवन अत्यधिक संगठित था। समाज में सुख और समृद्धि व्याप्त थी। बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं खुदाई में, तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से हुए उत्खनन से अनेक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व में होने का प्रमाण देते हैं। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यवसायी और चौथा श्रमजीवी। प्रथम वर्ग में पुजारी, वैद्य, ज्योतिषी और जादूगर आदि शामिल थे। उत्खनन में अनेक प्राचीरों के अवशेष और तलवारें प्राप्त हुई हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन समाज में क्षत्रियों से मिलता जुलता कोई योद्धा वर्ग भी अस्तित्व में था। व्यवसायी वर्ग में विभिन्न व्यापारियों, शिल्पियों तथा खुदाई करने वाले, पत्थर काटने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार आदि की गणना इसमें की जा सकती है। श्रमजीवी वर्ग में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आते हैं। इस वर्ग में चर्मकार, कृषक तथा मछुआरे आदि की गणना की जाती है। ये थे सामाजिक संरचना इस काल की। दूसरा आता है भोजन। सिंधु सभ्यता के निवासी खाने पीने के शौकीन थे। वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, फल, सब्जियाँ, खजूर, तरबूज, नींबू, दूध, दही से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। उत्खनन में सिलबट्टे और मिठाई के सांचे प्राप्त हुए हैं। उससे विदित होता है कि सिंधुवासी स्वादिष्ट भोजन प्रेमी थे। उत्खननों से प्राप्त अनेक जानवरों तथा बकरी, सुअर, मुर्गी, बत्तख, घड़ियाल आदि की अधजली हड्डियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि सिंधुवासी मांसाहारी भोजन भी करते थे। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न प्रकार के बर्तनों से विदित होता है कि सिंधुवासी पेय पदार्थों का भी उपयोग करते थे। अब वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन इनके किस प्रकार के थे।
सिंधु वासियों की वेशभूषा के संबंध में प्राप्त मोहरों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं वहाँ पर जिसके ऊपर उत्कीर्ण हैं। तो जो मूर्तियाँ हैं वो उन्होंने ऊपर भी कोई वस्त्र पहने हैं, नीचे भी वस्त्र पहने हैं। तो उन प्राप्त मूर्तियों से ज्ञात होता है कि साधारणतः स्त्री और पुरुष दोनों ही बिना सिले दो वस्त्र पहनते थे। एक शॉल की तरह का वस्त्र जो शरीर के ऊपरी भाग में इस तरह धारण किया जाता था कि दाहिना हाथ स्वतंत्र रहे, और दूसरा अधो वस्त्र जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता था और आधुनिक धोती की तरह ये पहना जाता था। उत्खनन से प्राप्त सुइयों से अनुमान होता है कि संभवतः कभी कभी इस वस्त्रों को सिला भी जाने लगा होगा। आभूषणों का प्रयोग देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, क्योंकि खुदाई में हार, भुजबंद, कर, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, छल्ले, करधनी, पायजेब आदि प्राप्त ये इनके प्रमुख आभूषण थे, और ये सोने, चांदी, तांबे, कांसे इनके बने होते थे। हाथी दांत और शंख का प्रयोग अलंकरण और चूड़ियाँ बनाने में किया जाता था। अमीरों के आभूषण सोना, चांदी और कीमती पत्थर, हाथी दांत, और गरीबों के आभूषण तांबा, अस्थि, सीप आदि द्वारा निर्मित किए जाते थे। सौंदर्य प्रसाधन हम देखें तो स्त्री पुरुष दोनों ही सौंदर्य प्रसाधनों का उपभोग करते थे। पुरुषों में कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते थे और कुछ हजामत करते थे। केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थे। पुरुष बड़े बड़े बाल और गलमूछे रखते थे। दाढ़ी रखने का भी रिवाज था। और उत्खनन में स्त्रियां सुरमे, पाउडर, काजल, लाली, सिंदूर प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाते हैं विद्वान कि स्त्रियां इन सब का खूब प्रयोग करती थीं। बालों को संवारने के लिए कंघियाँ और दर्पण का प्रयोग भी किया जाता था, क्योंकि खुदाई में कांसे से बने हुए दर्पण और हाथी दांत की कंघियाँ प्राप्त हुई हैं। और बालों में लगाने के कांटे भी खुदाई में मिले हैं जो बहुत ज़्यादा कलात्मक हैं। हाथी दांत, धातु, पत्थर, मिट्टी के बने श्रृंगार दान भी मिले हैं। कुछ सुरमेदानियाँ, सलाइयाँ भी प्राप्त हुई हैं। इनसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की स्त्रियाँ मुखलेप और प्रसाधन सामग्री का भी उपयोग करती थीं। अब है मनोरंजन के साधन, कि इस काल के जो लोग हैं वो अपना मनोरंजन कैसे करते थे। शिकार करना इनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। ये लोग हाथी दांत, पत्थर, हड्डियों, मिट्टी से बने पासों से खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। उत्खनन में अनेक खिलौने, जैसे बैल जैसा खिलौना जिसका सिर हिलता है, एक हाथी जिसका सिर दबाने शब्द होता है। उत्खनन में कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो झुनझुने, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियों के रथ, ये सब सिंधुवासियों के मनोरंजन के खिलौने थे। और खिलौनों के साथ ही सिंधुवासी शतरंज, संगीत, नृत्य और जुए के द्वारा भी अपना मनोरंजन किया करते थे। अब है मृतक संस्कार। इस काल के जो लोग हैं वो अपना मृतक संस्कार किस प्रकार से इस काल में किया जाता था। मार्शल महोदय, जॉन मार्शल जो हैं,
उनके मतानुसार 3 प्रकार से मृतक संस्कार इस काल में किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत शव को पूर्ण रूप से जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत शव को पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में जो अवशेष बचते थे उसको जमीन में दफना दिया जाता था। और दाह कर्म के अंतर्गत शव को जला दिया जाता था और कभी कभी शव की राख को पात्र में भरकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये हुई इस काल के मृतक संस्कारों के बारे में जानकारी। स्त्रियों की दशा के बारे में देखें तो इस काल में बहुत सारी नारी मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे ये इंगित होता है कि सिंधुकालीन समाज में स्त्रियों को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। अब हम पढ़ेंगे इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था उन्नत कृषि व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता एवं समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कृषि के बारे में। सिंधु सभ्यता के विकास में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्खनन से प्राप्त मोहरें जिन पर जंगली जानवर अंकित हैं, ऐसे ज्ञात होता है कि उस समय घने जंगल रहे होंगे और कृषि व्यवस्था उन्नत रही होगी। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी गेहूं, जौ, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती करते थे। गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसकी मुख्यतः 2 किस्में उगाई जाती थी और जौ की भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 2 प्रजातियां मिली हैं। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। विद्वानों के मतानुसार प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, संभवतः वह कुदाल का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में हम देखें बनवाली से प्राप्त हल के खिलौने और कालीबंगा से खेत जुते होने के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधुवासी खेती में हल का प्रयोग करने लगे थे और खेती में लकड़ी के हलों और कटाई के लिए पत्थर की दरातियों का प्रयोग भी किया जाता था। सिंचाई तालाब, नदी, कुएं और वर्षा के पानी से की जाती थी। ये तो हुई इस काल की कृषि के बारे में। अब है दूसरा पॉइंट जो है वो है पशुपालन। कृषि के पश्चात पशुपालन सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। सुरकोटड़ा से कुछ घोड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये लोग घोड़ों को भी पालते होंगे, लेकिन घोड़ों के विषय में विद्वान जो हैं वो एकमत नहीं हैं। लोथल से भी घोड़े की 3 मृण्मयी मूर्तियां मिली हैं। लोथल से एक जबड़ा भी मिला है। तो मिट्टी के बने घोड़े भी बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इनसे अनुमान लगाते हैं कि घोड़ा भी इनका पालतू पशु था। इसके बाद हम आते हैं उद्योग और शिल्प।
हड़प्पा सभ्यता आप सबको मालूम है कि एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा कैसे बनाया जाता है? तांबे के साथ टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से तांबा और कांसा दोनों धातुओं के प्रयोग उपकरण मिले हैं, लेकिन प्रयुक्त धातुओं में अमिश्रित तांबे का सर्वाधिक उपयोग देखने में मिलता है। तांबे और कांसे के सुंदर बर्तन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तांबे और कांसे की ढली हुई वस्तुएं, कांस्य मूर्तियां धातु कर्मियों की शिल्प कुशलता का प्रमाण हैं। तांबे से निर्मित औजारों, अस्त्रों में उस्तरे, छैनी, चाकू, तीर का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें आदि प्रमुख हैं। और कांसे की वस्तुओं में कतिपय उपकरणों के अतिरिक्त नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति, बैल, कुत्ते, पक्षियों की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। सिंधु सभ्यता में स्वर्ण के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी प्रवीण थे। इस सभ्यता के मृदभांड अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं। इनके बर्तनों के कई मुख्य प्रकार अन्य संस्कृतियों में अनुपलब्ध हैं। मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं, जिन पर लाल रंग का चमकदार लेप मिलता है और काले रंग से उनके ऊपर डिज़ाइनें बनाई गई हैं, जो ज़्यादातर अनेक व्रत हैं, ज्यामितिक रेखाएं हैं, फूल पत्तियां हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब है। मनकों का निर्माण तो और इससे पता चलता है कि बहुमूल्य पत्थरों से भी विभिन्न वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती थी और उसकी कला बहुत अधिक प्रचलित थी। मनकों का निर्माण भी एक विकसित उद्योग था। यहाँ पर मनकों से निर्मित आभूषण सिंधु सभ्यता के कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और मन के बनाने के मैंने आपको बताया था, लोथल और चनहूदड़ों से पूरी की पूरी फैक्ट्री या कारखाना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। मोहरें बनाने का शिल्प भी अत्यंत विकसित था। मिट्टी, धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाने में भी दक्ष यहाँ पर ये शिल्पी जो थे वो दक्ष रहे होंगे। वस्त्र उद्योग हम देखें तो वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, क्योंकि कई स्थलों से सूती कपड़े के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं और कुछ तकवे और तकलियाँ भी बहुत से घरों में मिली हैं जो कताई और बुनाई में प्रयुक्त होती थी। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है जो शाल ओढ़े हुए है और उस पर कढ़ाई की गई है, तो इससे पता चलता है कि कढ़ाई का भी प्रचलन था। ये हुए उद्योग और शिल्प। अब आते हैं हम व्यापार और वाणिज्य पर। सिंधु वासियों का व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, क्योंकि ये जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की बैलगाड़ियों के नमूने, हड़प्पा से प्राप्त तांबे का एक छोटा सा रथ, सिंधु घाटी में बिछा हुआ सड़कों का जाल और लोथल बंदरगाह के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इस काल में व्यापार जल और थल दोनों ही मार्गों से किया जाता था। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण और पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी से होता था। तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। स्लेट का आयात राजस्थान, गुड़गांव और कांगड़ा से होता था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। सिंधु वासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान,
एवं मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। सिक्कों का प्रचलन नहीं होने के कारण क्रय विक्रय संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से ही किया जाता होगा। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में नाप तौल के बाट मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार उन्नत अवस्था में था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना और लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है। संभवतः इसे लंबाई नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा। उत्खनन से पत्थर के बने घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंखाकार एवं ढोलाकार आकृति के बाट प्राप्त हुए हैं। इनकी तौल शुद्धता आश्चर्यजनक है। सबसे छोटा बाट जो है वो 0.8565 ग्राम का और सबसे भारी 274.938 ग्राम का है। तोलने की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो और लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ जो तोल मापने की जो परंपरा है हमारे यहाँ, वो आधुनिक काल तक चलती रही। तो ये था इस काल का आर्थिक जीवन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसका धार्मिक जीवन और इसका पतन किस प्रकार से हुआ।